विद्यालय अनुशासन प्रकृति विकासन लक्षण। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। छोटे शब्दों में कहा जाए तो अनुशासन शब्द अंग्रेजी डिसिप्लिन से बना हुआ है, डिसाइपल शब्द से, और इसमें किसी आज्ञा अनुसरण नियंत्रण के अर्थ को अनुशासन कहते हैं। नियंत्रण, आज्ञाकारिता आदि अर्थ निहित है। इसमें विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो रायबन के अनुसार यह है कि एक विद्यालय में अनुशासन का अर्थ सामान्यतः व्यवस्था तथा कार्यों के संपादन में विधि नियमितता तथा उनके आदेशों के अनुपालन को कहते हैं। अब दूसरा होता है जॉन डेवी के अनुसार कि यह एक अवधारणा सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है और जिसे विद्यालय में प्रदत्त सूचनाओं एवं छात्र चरित्र के विकास के मध्य की दूरी वस्तुतः इसलिए है क्योंकि विद्यालय एक सामाजिक संस्था बन गया है। अतः जिन कार्यों को करने से परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं उनको सामाजिक एवं सहयोगी ढंग से करने पर अनुशासन उत्पन्न होता है। तो विभिन्न शिक्षा दार्शनिक शिक्षाविद इन सभी के इस पर अलग अलग उनकी संकल्पना है। अब अगर हम बात करें कि बालक की रुचि, प्रेम, सहानुभूति और उस पर नियंत्रण किस तरह से रखना चाहिए, तो सभी के अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे कि आदर्शवादी उसे उचित प्रकार से निर्देशित स्वतंत्रता के वातावरण में कठोर अनुशासन के पक्षधर है। अब दूसरे प्रकृतिवादी जो कहते हैं वो बच्चों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, जो भी कुछ है प्राकृतिक रूप से उन्हें सीखने का स्वातंत्र्य देना चाहिए। तीसरा आता है प्राकृतिक परिणाम के कारण अनुशासन स्थापित होता है। प्रकृतिवादी दर्शन शास्त्र में नैतिक मानदंडों एवं प्रामाणिकता को अस्वीकार करके बालक जन्मजात शक्तियों को मानने के ढंग से प्रकट होने के लिए अवसर प्रदान करता है। अब तीसरा आता है प्रयोजनवादी। तो प्रयोजनवादी इस तरह से ऐसे मानदंडों को सामान्य रूप से अस्वीकार करते हुए छात्रों के आचरण को सामाजिक स्वीकृति पर नियंत्रित करने में आस्था रखता है। अब आता है दार्शनिक दृष्टिकोण में अनुशासन। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण से विभिन्न संकल्पनाएं हैं कि शिक्षकों की संकल्पना एवं गुण, उनके संबंध विद्यालय वातावरण और विधियां हैं। अनुशासन में ही रहकर आत्मानुभूति और अध्यात्मता को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉबल ने लिखा था कि बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त कर प्रेम और सहानुभूति व्यक्ति करके उसके नियंत्रण उस पर रखना चाहिए। आशावादी कहते हैं इन्हें कठोर नियंत्रण और कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। प्रतिवादी कहते हैं स्वतंत्रता जो है वह अनुशासन को सदैव बालकों को त्रुटियों से सीखने का अवसर देती है। फिर यथार्थवादी मानते हैं नियमानुसार कि सामाजिक नियंत्रण इन पर आवश्यक है, और वहीं प्रयोगवादी मानते हैं कि प्रयोगों के आधार पर सीखने का अधिक प्रभाव होता है और उससे प्रभावात्मक अनुशासन माना जाता है। अगर हम कहें कि प्रकृतिवादी जो होते हैं और आदर्शवादी, तो प्रकृतिवादी अवसर प्रदान करते हैं, आदर्शवादी नैतिक आदर्शों पर कार्य करते हैं और धीरे धीरे आचरण में परिवर्तन होता है। अब अनुशासन संबंधित विभिन्न सिद्धांत है जिसमें मुख्यात्मक 3 सिद्धांत हैं: दमनात्मक सिद्धांत, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक। दमनात्मक सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों के ऊपर बल का प्रयोग करना चाहिए और निर्मम दंड भी उसमें शामिल है, और समय आने पे उचित दंड देकर उन्हें समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। परंतु प्रभावात्मक सिद्धांत ये कहता है कि इसमें गुरु के आचरण, गुरु का व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है कि बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हो। अतः इसमें पूरा बल दिया जाता है शिक्षक पर कि शिक्षक के अंदर कितने गुण हैं जिसके आधार पर वो विद्यार्थी को प्रभावित कर सकता है। फिर आता है आपका मुक्त्यात्मक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र वातावरण में रहकर और गलतियों के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं उन्हें कठिनाइयाँ अधिक नहीं होती सीखने में, और इस प्रकार के प्रभावात्मक अनुशासन को मूल मानकर मुक्त्यात्मक अनुशासन को क्रियाशील करे, और दमनात्मक अनुशासन इसमें मात्र छाया ही है।
फिर अनुशासनहीनता के कारण क्या होते हैं, तो विभिन्न शिक्षाविदों के द्वारा अनुशासनहीनता के बहुत सारे कारण हैं, विभिन्न कारण हैं, जिसमें हम प्रमुख बिंदु देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली जो होती है वो कुछ दोषपूर्ण है। उसके बाद में रुचिपूर्ण शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, क्योंकि इसमें और अध्यापकों की उदासीनता और रुचि, प्रेरणा में कमी, शिक्षण विधि या स्तराकुल रोचक और उपयोगी और प्रभावी न होना, विद्यार्थियों के विभिन्न शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर उचित निर्देशन न मिलना। उसके बाद में शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक क्रियाकल्प को महत्व नहीं दिया जाना, और विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा का अभाव, जिसके भी और कारण होते हैं, जैसे दूषित समाज है, पारिवारिक दोष है, पारिवारिक क्रियाकलाप है, और भी है। उसके बाद अनुपयुक्त पारिवारिक वातावरण, जैसे कि माता पिता के द्वारा बच्चों पर ध्यान न दिया जाना, परिवार में लैंगिक भेदभाव करना, पारिवारिक कलह, भाई बहनों में सगे संबंधियों में सारे कलह होना, ये सारी चीज़ें होती है। फिर अनुशासन स्थापन के उपाय जो होते हैं इसे विभिन्न है, जैसे कि कुछ मुख्य ऐसे उपाय हैं जिसमें अनुशासन का कोर्स विद्यालय में प्रॉपर समय पर बच्चों को करवाना चाहिए। अनुशासन से विद्यालय वातावरण में कुछ त्रुटियां खत्म होती हैं। उसके बाद अनुशासन विद्यार्थियों के मध्य, शिक्षकों के मध्य संबंधों पर आधारित है। अनुशासन विद्यालय जीवन को सुस्कांत बनाता है। सकारात्मक इसके लिए साधन है कुछ, और कुछ नकारात्मक साधन है। सकारात्मक साधन में पुरस्कार वितरण है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, शिक्षण संस्थाओं के वातावरण को रोचक बनाना है, क्रियाकलापों में भाग दिलवाना, प्रतियोगिता, अनुशासन नियमबद्धता का विकास करवाना, और क्रियाकलाप से आनंदित वातावरण होने से विद्यार्थी को सीखने की इच्छा उत्पन्न होना, स्वस्थ वातावरण का निर्माण विद्यालय में करना, आपस में शिक्षकों के बीच भी कुछ एक सौहार्द उत्पन्न होना चाहिए, प्रभावी नैतिक शिक्षा भी इसमें मिलना चाहिए, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के समस्त समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होना, शिक्षक अभिभावक सहयोग होना, आपस में संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, उपलब्धि, आचरण संबंधी समस्याओं का मिलजुल कर समाधान करना, ये सभी हम कह सकते हैं कि सकारात्मक है। और दूसरा आता है नकारात्मक साधन। तो नकारात्मक साधन में दंड आता है, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और अवरोधात्मक, ये इन नियमों पर आधारित है। तो प्रतिकारात्मक मतलब प्रतिरक्षा सिद्धांत कहलाता है ये। इसके अंतर्गत पुनः किसी कार्य को करवाना, पुनरावृत्ति करवाना किसी कार्य की, और सुधारात्मक में बोध करवाना, इसमें बोध करवा के दंड देना, और अवरोधात्मक मतलब कारणों को बिना खोजे अवरोध उत्पन्न करना, और जिससे कि अपराध के कारणों का खोज, विश्लेषण, निदान खोजा जा सके। विद्यालय में दंड के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि जो भी इस अनुशासन की व्याख्या, अर्थ और उसकी नीति समझी गई है, तो ये माना गया है कि दंडात्मक अनुशासन किसी भी तरह से योग्य नहीं है। धन्यवाद।